आज हम कर रहे हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए जो प्रश्न बंक है उसको क्वेश्चन बंक जिसको हम बोलें, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आपके लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और वेरी वेरी मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है। उसमें से भी मैं आपको सिलेक्टेड प्रश्नों में से भी सिलेक्टेड प्रश्न सिलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास करूँगी और उन्हीं प्रश्नों पे आपको 100% फोकस करना है। पा रहे हैं अपनी विषय सूची। जैसा कि आपको पता है, यूरोप में राष्ट्रवाद इस पाठ से आपके अति लघुतरात्मक 1 मार्क्स वाला और 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस पाठ से हम निबंधात्मक प्रश्नों को देखेंगे और 1 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। फिर आपके जो प्रश्न हैं 3 मार्क्स किस चैप्टर से आएगा वो देखेंगे। 3 मार्क्स का जो प्रश्न आपके प्रश्न आएगा वो आएगा कृषि वाले चैप्टर से, संघवाद वाले चैप्टर से, जो लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर है संघवाद, इससे आएगा 3 नंबर का प्रश्न। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं इस चैप्टर से आपके 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। एक अपने जो इसी में से आपके जो मुद्रा और साख है ये वाला जो चैप्टर है इससे 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें हम अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं पे अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाएंगे, ताकि ये जो प्रश्न हैं ये हमें, ये जो अंक हैं ये हमें मिल सके, ये हमारे होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद के जो प्रश्न हैं उनको हल करने वाले। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ 1804 में। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये मैत्सिनी ने की थी। वियना संधि कब हुई थी? फ्रांस का जो प्रथम शासक था वो कौन सा था? यूनानियों का आज़ादी के लिए जो वर्ष घोषित किया गया वो कौन सा था? तो ये आपको ध्यान होगा 1834। काबूर कौन था? तो सर्डिया पीडमेंट के जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था काबूर। रिक्त स्थान वालों में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 3 प्रश्न आपको निबंधात्मक प्रश्नों में याद करने हैं। और आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न में देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? ऊपर हमने देखा बिस्मार्क। जर्मनी महासंघ की स्थापना 48 में। इटली के एकीकरण का जनक कौन सा? मैत्सिनी। जब फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम किसको हो जाता है? यूरोप को। ये किसने कहा था? तो मेटरनिख ने। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? 1707 में। वियना सम्मेलन, ये मोस्ट नहीं है। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? तो ये आज़ादी की प्रतीक थी। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाल्कन क्षेत्र में कौन से आते थे? ये मोस्ट नहीं है। कुस्तुनतुनिया की संधि, ये भी मोस्ट नहीं है। इटली के क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन क्या था? यंग इटली, और जो संगठन था गुप्त क्रांतिकारियों द्वारा बनाया हुआ संगठन था। जर्मनी राष्ट्र का रूपक क्या थी? जर्मेनिया। और उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? तो ये नए युग की शुरुआत का प्रतीक थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटेन के जो राष्ट्रीय गान का नाम है उसको आपको पता ही है, सेव आई, गॉड सेव आई। हमारा जो राजा है उसको बचाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं राष्ट्रगान में। इस चैप्टर से हम
निबंधात्मक प्रश्नों पे जोर देंगे क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न हमारे आने वाला है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जर्मनी के जो क्रांतिकारी थे, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको आपको बताना है। तो जर्मन संघ 1848 में बना, फिर वो कितने भागों, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, फिर उसको एक करने के लिए किस क्रांतिकारी ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको आपको याद करना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इटली का एकीकरण भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने में क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, तो ये आपको याद करना है इसमें से। सेकंड चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो ये आपको पता है, साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, तो 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं और 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो जनवरी 1921 में। रोलट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था साइमन कमीशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1942 में हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देखेंगे हम। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से संगठन की स्थापना की थी, दलित वर्ग एसोसिएशन। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की, डॉक्टर अंबेडकर ने। कब की, 1930 में। 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा नामक जगह पे, जगह कौन सी थी, खेड़ा। साल कौन सी थी, 1917। किसानों की मदद के लिए, किस लिए किया था सत्याग्रह, किसानों की मदद के लिए। 1917 में ही, 17-18 में ही गांधी जी ने एक और गुजरात में आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। कहने का मतलब अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। वो भी ध्यान रखें, दोनों जगह गुजरात में थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी इरविन समझौता कब होता है, 1931 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 कहाँ होता है, अमृतसर, पंजाब में। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा किया जाता है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी, लाहौर अधिवेशन में हुई थी, 1929 में। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ, 1928 में। चोरा चोरी घटना 1922 की है। आनंद मंठ के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। पैकेटिंग क्या होता है, ये आप, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से 1918 के बीच। हिंद स्वराज मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंद स्वराज किसने लिखी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, 1909 में। बेगार से क्या अर्थ होता है, जब काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता, यानी पेमेंट नहीं दिया जाता, तो उसे कहते हैं बेगार। असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला गांधी जी ने कब किया, 1922 में किया, क्योंकि इसमें जो चोरा चोरी नामक जगह थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक थाने में आग लगा दी जाती है, भीड़ हिंसक हो जाती है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, इसलिए वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता दिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइमन कमीशन भारत। साइमन कमीशन क्या था, तो भारत के भविष्य को तय करने के लिए एक आयोग गठित किया था ब्रिटिश सरकार ने, उसका नाम था, उसके अध्यक्ष थे साइमन, और साइमन अध्यक्ष होने के कारण इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि भारत का भविष्य तय किया जा रहा था और इसमें भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक, ये साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अम्बेडकर ने की थी, कब की, 1930 में। पूना पैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में हुआ। किनके मध्य हुआ, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, भारत का भविष्य तय करने के लिए ब्रिटेन में एक सम्मेलन बुलाया गया था 1930 से 1931 के बीच, 3 गोलमेज सम्मेलन। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, तो ये दूसरे देशों में, दूसरे महाद्वीपों में भारत के मजदूरों को ले जाया जाता था, और उस कानून, जिस कानून के तहत ले जाया जाता, उस कानून का नाम था गिरमिटिया, और उसी के आधार पर इन मजदूरों का नाम भी क्या रख दिया, गिरमिटिया मजदूर।
तो इससे आपके मैप आएगा वरना इस चैप्टर से। तो ये जो भी इस चैप्टर में जितनी भी जगह हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और उस मैप को हम देखेंगे। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा मैप पे ही होगा, आपके लिए आपकी पूरी मदद की जाएगी। वहाँ से भी आपके मैप का जितने भी मार्क्स का होगा वो कवर करने का हम प्रयास करेंगे। कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है तो त्रिनाद, गुलाना, सूरीनाम ये तो हैं। आयरलैंड नहीं है, नहीं पूछा है। अमेरिका की खोज किसने की थी? हेनरी मार्टन। स्टेनली कौन थे? पत्रकार और खोजी थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा था? तो ये पड़ा था अमेरिका पर। विश्व आर्थिक मंदी आपको ध्यान है 1929 और 30 के दौर में भयंकर विश्व आर्थिक मंदी रही थी। तो ऊपर वाले सब मोस्ट है, ये प्रश्न मोस्ट है, ये 1930 है। 1930 में जो विश्व आर्थिक मंदी थी वो अपनी चरम सीमा पर थी। 1929 में शुरू हुई, 1930 में चरम पे थी। प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। रिंडरपेस्ट ये मोस्ट है। रिंडरपेस्ट 1890 के दशक में अफ्रीका में एक बीमारी फैल जाती है जिसमें बड़े स्तर पे पशुओं की हानि होती है। ये याद कर लें आप। महामंदी भी याद करना है आपको। आर्थिक महामंदी कब हुई? 1929 में शुरू हुई और 30 तक बना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय होता है? अमेरिका और सोवियत संघ का उदय होता है। भारत से निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम याद करने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रेटन वुड संस्था किसे कहते हैं? तो अमेरिका में 1944 में एक सम्मेलन होता है। कब होता है? 1944 में ब्रेटन वुड नामक जगह पे अमेरिका में। ये ध्यान रखें क्योंकि पिछली बार अपने किस देश में यही पूछ लिया गया था। दो संस्थाओं का जन्म होता है, एक तो IMF और एक वर्ल्ड बैंक। किन संस्थाओं का होता है? IMF और वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना इन दो संस्थाओं का जन्म होने के कारण कहा जाता है कि यहाँ दो जुड़वा संस्थाओं का जन्म हुआ था। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चीन का रेशम जिस मार्ग से दूसरे महाद्वीपों में जाता था उस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। रेशम एक धागा होता है, एक कपड़ा होता है। विश्व बैंक की स्थापना ये मैंने बताई दी कब हुई और क्यों की गई। तो ये दूसरे विश्व युद्ध में जिन देशों का दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देश तहस नहस हो गए थे, तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। आयात शुल्क, जो देश में मंगाया जाने वाला जो सामान होता था उस पर शुल्क लगता था, उसको कहा जाता है आयात। ये भी याद कर लें आप, पिछली बार भी पूछा हुआ है। वैश्विक मंदी का असर भी आप देख लें। किन दो जुड़वा संस्थाओं का जन्म होता है? सिल्क रूट क्या है? ये मोस्ट है। इसमें से निबंधात्मक प्रश्न हमारे नहीं आएगा तो नहीं याद करेंगे। औद्योगिकरण का युग, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो आपको ध्यान ही इंग्लैंड में हुई। भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र है वो जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो ये हारग्रीव्ज ने किया था। मुंबई की पहली जो कपड़ा मिल, सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई? ये भी याद रखना है, मुंबई में। कब लगाई गई? 1854 में। बंगाल की पहली जूट की पहली मिल कहाँ लगाई गई? तो ये बंगाल में लगाई गई। कब? 1855 में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कपास को नए युग का प्रतीक माना गया है। और बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए किसका बाल? कृष्ण जी के बाल रूप का इस्तेमाल किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार, ये भी मोस्ट है। गिल्ड्स क्या हैं? प्रारंभिक उद्योगपति। ये मोस्ट। स्टेपलर्स क्या हैं? गुमास्ता क्या हैं? कपड़ा मिल कब और कहाँ लगी? ये आपको ध्यान रखना है। जोबर कौन होते थे? फ्लाइंग सेटल क्या होती थी? स्पेनिंग जेनी। इस चैप्टर से हमारे निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे इसलिए हम नहीं याद करेंगे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक है वो किस देश में आई थी? तो आई थी चीन में। गंभीर हिंदी छपाई की जो शुरुआत है वो 1870 के दशक में हुई थी।
जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, वो कब 868 में। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटनबर्ग ने किया था आधुनिक छापेखाने का आविष्कार। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये किस शहर में हुआ? कोलकाता में। गुलामगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह ज्योतिबा फुले। कब लिखी गई और किसने लिखी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आधुनिक छापेखानी वाला भाई याद रखना है। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर, जो कि अमेरिका में चला था ये आंदोलन, कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का सर्वप्रथम पुर्तगाल के धर्म प्रचारकों द्वारा की गई थी, कहाँ पे? गोवा में। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ और कब स्थापित हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल गजट का किसने किया? मुद्रण संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो छपाई खाने का जो के लिए जो क्रांति हुई, पहले हाथों से छपाई होती थी, पहले कागज पे नहीं होती थी, पहले जो पेड़ों के पत्ते वगैरह होते थे इसमें लिखा जाता था, तो वो ज़्यादा सेफ नहीं रह पाते थे, जल्दी ही वो गल जाती थी। तो धीरे धीरे मुद्रण संस्कृति आई और बड़े स्तर पे किताबें छपने लगी, घर घर किताबें पहुंचने लगी, तो एक क्रांति हुई है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, इस चैप्टर में ये बहुत मोस्ट है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था और कब लागू हुआ? तो बात 1878 की है, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी कि कोई समाचार का पत्र कोई क्रांतिकारी बातें नहीं छाप दे, इसलिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो जिस शासन व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, संविधान का, कानून का, तो उसे कहते हैं निरंकुश, यानी बिना किसी अंकुश के जो सरकार चल रही हो मन मर्जी से, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद करने हैं आपको। समकालीन भारत जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उससे बनने वाले संसाधन और विकास वाले चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको देखेंगे। वह संसाधन जिसे भौतिक और रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें कौन से कहते हैं? जैसे पवन ऊर्जा को बनाया जा सकता है पुनः, बाकी को नहीं बनाया जा सकता, तो पवन ऊर्जा हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, वो क्या है? अधिक सिंचाई, नहरी क्षेत्र है ये, इसलिए अधिक सिंचाई होती है यहाँ, तो भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। कौन से प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ की जाती है, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है। कौन से राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा को क्या हम पुनः बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, पुनः पूर्ति योग्य है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क को हम पुनः नहीं बना सकते, तो ये किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा कितने प्रतिशत पे वन होने चाहिए? तो इसका होना चाहिए 33% भाग पे वन होना चाहिए। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई या निम्नीकरण का क्या कारण है? तो पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वनों की कटाई और भूमि का निम्नीकरण का क्या कारण है? तो यहाँ स्थानांतरित खेती की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह पे पेड़ पौधों को काट कर और वहाँ पे आग उनको जला दिया जाता है, फिर उस राख में बीज छिड़के जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे ऐसे ही पेड़ काटे जाते हैं। तो यहाँ पे पेड़ कटाई का कारण क्या है? स्थानांतरित कृषि। काली मृदा को कौन सी मृदा कहा जाता है? रैगर मृदा। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन जरूरी है। सोच समझ कर, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग से जितने अपने पास संसाधन है उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, तो उसे कहते हैं नियोजन। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? तो वो संसाधन जिन्हें हमें पुनः बना सकते हैं। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सतत संपोषणीय विकास, ये आपको याद रखना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आवश्यक है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है।
ये याद रखना है आपको। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि की जो गुणवत्ता घट जाए तो उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? समोच्च खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, तो ये आपको याद करना है। मिट्टी को अपरदन को रोकने के लिए कौन से कदम हम पहाड़ी क्षेत्रों में उठा सकते हैं? तो बड़े स्तर पे पेड़ लगाएं, सीढ़ीदार खेती करें। जैव और अजैव संसाधन मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैव संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता। तो ये याद करें आप, भूमि निम्नीकरण वाला। इसको नियंत्रित करने के लिए काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में। पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ ये भी याद करें। इस चैप्टर से हमारे निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए हम नहीं याद करेंगे इनको। वन और वन्य जीव संसाधन, इनमें से कौन सी जो टिप्पणी है वो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण है? वो है तो पशुचारण और लकड़ी प्रबंधन है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण है। कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो उसको निम्न में से ये जो हैं आपके प्राणी हैं उनके अस्तित्व को मेल करना, अस्तित्व वर्ग और जानवर पौधों से। और चिपको आंदोलन ये मोस्ट है। चिपको आंदोलन से जुड़े पर्यावरणविद हैं वो कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा जीव प्रजाति संकटग्रस्त है ये बताना है। तो मणिपुरी हिरण है, गैंडा है, या शेर की पूंछ वाला है, या पूंछ वाला बंदर है, या उपयुक्त सभी है। ये सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हम वनों से हमें भोजन भी प्राप्त होता है, दवाई भी और लकड़ी भी, उपयुक्त सभी होंगे। एशियाई चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया? तो ये किया गया 1952 में। भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आता है? तो वो कौन सा क्षेत्र? मध्य प्रदेश। कोई दो लुप्त प्रजातियों के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस। वनों की कटाई से होने वाली हानि मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो बांध के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण कितने प्रकार के वन होते हैं? सुभेद जातियां कौन सी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लुप्त जातियां कौन सी होती हैं? इनके नाम भी लिखने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संकट ग्रस्त जो जातियां हैं और दुर्लभ संस्थानिक प्रजातियां मोस्ट हैं। वनों को संरक्षित रखने के लिए उपाय, बड़े स्तर पे पेड़ पौधे लगाएंगे, वनों को काटेंगे नहीं, पशुचरण नहीं कराएंगे, वहाँ पे पशुओं को नहीं चराएंगे। तो वनों को संरक्षित रखने के उपाय। इस चैप्टर से हम निबंधात्मक नहीं याद करेंगे। जल संसाधन, पृथ्वी पे कितने प्रतिशत भाग है वो जल का है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग है वो जल से घिरा हुआ है? तो 29% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो कितने प्रतिशत भाग होगा आपका? लगभग 71% भाग क्या है? जल का है। 29% भाग क्या है? स्थल का है, भूमि का है। तो जल वाला पूछा, कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% यानी 3/4 भाग। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। वर्तमान समय में भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त है? मोस्ट नहीं है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी और मौसिनराम में। कौन सा राज्य जहाँ पर घर में छत वर्षा जल बनाना आवश्यक हो गया? तो तमिलनाडु है। हीराकुंड बांध का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महानदी पे। भाखड़ा बांध परियोजना कहाँ बनाई गई है? सतलज व्यास पे। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पे। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आना सागर, अजमेर, पिछोला,
ये नहीं पूछा गया है क्योंकि पिछोला उदयपुर में है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से गोपाल झील बनाई गई है 11वीं शताब्दी। अलवणीय जल हमें सतही अपवाह यानी भूम जल स्रोत से प्राप्त होता है। अलवणीय जल यानी जो पीने योग्य जल है वो कहाँ से? भूम जल, भूमि के अंदर से जो जल निकालते हैं हम ट्यूबवेल द्वारा, वो जल होता है। जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक भारत के मंदिर का है भाखड़ा नांगल परियोजना। जल, विद्युत और सिंचाई दोनों के काम आती है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। पीने के पानी, सिंचाई और इससे विद्युत भी प्राप्त होती है। 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा बांधों का जल छोड़ा गया था। वर्षा जल टाँका होता है, उसमें वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक हम संग्रहित करके रखते हैं ताकि पीने योग्य पानी हमारे पास रह सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बांस ड्रिप प्रणाली कौन से राज्य में है? तो उत्तर पूर्व के असम मेघालय क्षेत्र में बांस के पाइप बनाए जाते हैं और उनसे सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाती है, उसे कहते हैं बांस ड्रिप प्रणाली। वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है? तो ये तो बहुत सिंपल है, मोस्ट है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? वो परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्य प्राप्त हों। अलवणीय जल के स्रोत बताने, जल से घिरा हुआ ये बताना। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? जल के 4 उपयोग बताने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल दुर्लभता क्या होती है? जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं और इसका क्या कारण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल संरक्षण के उपाय बताने, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? बहुत ही सरल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य में अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल संग्रहण कैसे करते हैं? तो आपको पता ही है, पश्चिमी राजस्थान में इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर घर में टांका बना हुआ है। वर्षा जल को, छत वर्षा जल को हम टांकों से जोड़ के रखते हैं और वो टांके पानी से भर जाते हैं। बांधों में बांध से हमें क्या लाभ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी याद कर लें आप। निबंधात्मक प्रश्न हमें नहीं याद करने। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है कृषि और इस चैप्टर से हमारे 3 नंबर का प्रश्न आएगा और अति लघुत्रात्मक भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी। तो इनमें से हम देख लेते हैं इनमें कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो कौन सी फसल? गहन कृषि। इनमें से कौन सी फलीदार फसल होती है जिसमें फलियां होती हैं? तो दाल, जवार, तिल, मोटे अनाज, तिल, तो दालों में होती हैं फलियां। इनमें से कौन सी फसल है वो रबी की है? तो चावल, चना है वो रबी की फसल है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बाजरा खरीफ की फसल है। कृषि एक कौन सी प्रक्रिया? प्राथमिक क्रिया है। इनमें से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल होती है तरबूज वगैरह, तो तरबूज है। संसार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? चीन है। इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? जूट है वो रेशेदार फसल है। इनमें से कौन सा फसल मोटा अनाज नहीं है? गेहूँ, रागी, बाजरा, जवार। इनमें से मोटा अनाज नहीं है वो कौन सा नहीं है? गेहूँ नहीं है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या कहाँ लगी हुई है? खेती के कार्य में लगी हुई है, यानी कृषि में लगी हुई है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। कर्तन दहन प्रणाली मणिपुर में क्या कहलाती है? पामलू। और रबी की फसलों को कब बोया जाता है? शीत ऋतु में। जायद की फसल के नाम, झूम कृषि, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झूम कृषि, रोपण कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, ये याद करने हैं आपको। और इससे हमें लघुत्रात्मक प्रश्न, क्योंकि इससे हमारे 3 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न है वो आने वाला है। तो वाणिज्य कृषि याद कर लें आप। कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व है। जीविका कृषि। मोटे अनाज कौन से होते हैं? ये याद कर लें।
खनिज और ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर से हमारे मैप में भरने आएंगे, तो हम इसको ज़्यादा याद नहीं करेंगे। इस चैप्टर से हमारा मैप आएगा और मैप में इन जगहों को भर के आप देख लें, बेलारी, कुद्रेमुख, दुर्ग, मयूरभंज और बेलाडीला, रानीगंज, झरिया, बोकारो, तलचर और नेवली। विनिर्माण उद्योग, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट के एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर नियंत्रित है? सूचना प्रौद्योगिकी। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार को उपलब्ध कराती है? मोस्ट नहीं है। आधारभूत उद्योग कौन सा? मोस्ट है। आधारभूत उद्योग कौन सा उद्योग कहलाता है? लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है? प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि अधिकांश जो उद्योग हैं इसी से संचालित होते हैं, उनके लिए बेस लाइन का काम करता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। चीनी मिलों की सर्वाधिक संघनता कहाँ पे है? चीनी मिल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के आसपास लगाई जाती। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो पटसन उद्योग, रबड़ उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? सीमेंट उद्योग नहीं है, क्योंकि खनिज आधारित उद्योग है। इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कहलाता है? तो ये कहलाता है बेंगलुरु। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग सिलाई मशीन है, वो उपभोक्ता उद्योग है। हमारे देश में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया था चेन्नई में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। भारत जापान को सूत का क्या करता है? निर्यात करता है। कृषि उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। कृषि और जो उद्योग है वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भारत का पहला सीमेंट उद्योग कब खोला गया था? 1904 में। कहाँ पे? चेन्नई में। ये ध्यान रखना आपको। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहा जाता है। आधारभूत उद्योग क्या है इसमें? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला सूती उद्योग कब और कहाँ? सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? मोस्ट है। स्वामित्व आधारित उद्योग, दो खनिज उद्योगों के नाम। पटसन उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो जहाँ पे पैसा भी हो, पूंजी भी हो, पानी भी हो और बिजली भी हो और सस्ते श्रमिक हो और नज़दीक बाजार हो, वो सब उद्योग के लिए ज़रूरी है। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? जहाँ उपभोक्ता सीधा प्रभावित हो। अभी ऊपर हमने देखा था भूमिक। विनिर्माण और निर्माण किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वस्तुओं का निर्माण करना, उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण होता है, तो विनिर्माण उद्योग। द्वितीय कार्यों में लगा व्यक्ति क्या काम करता है? तो प्राथमिक जो सामग्री है उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे कहा जाता है विनिर्माण, और ये कार्य द्वितीय कार्यों में किया जाता है। ये याद कर लें थोड़ा। कृषि पर आधारित उद्योग कौन से? आधारभूत उद्योग। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। खनिज आधारित उद्योगों के नाम। चीनी उद्योग, इसी निबंधात्मक प्रश्न हम नहीं याद करेंगे क्योंकि निबंधात्मक इस चैप्टर से नहीं आएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं, ये अपना चैप्टर है। जिनमें से राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ वो बताना है। जिनमें से परिवहन का कौन सा साधन वह हानियों और देरी को घटाता है, यानी जल्दी हमें पहुंचा देता है, वो कौन सा होगा? जिनमें से कौन दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? पूर्वी गलियारा सिलचर और पश्चिमी है पोरबंदर।
मोस्ट है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है? परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन कौन सा है? निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे कौन सा व्यापार कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में प्राचीनतम कृत्रिम जो पतन है, प्राचीनतम सबसे पुराना जो कृत्रिम पतन है उसका नाम क्या है? तो वो है चेन्नई। भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? 1853। भारत रेल परिवहन कितने प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 16। मोस्ट है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क कितने लेन वाली बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है 6 लेन। भारत का सड़क जाल लगभग, मोस्ट नहीं है। देश की पाइपलाइन परिवहन के कितने जाल हैं? 3। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते हैं। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा है। दूरसंचार तंत्र भारत के एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। समाचार पत्र 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। जिला मार्ग से आप क्या समझते हैं? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा? मोस्ट है। भारत में 3 रेल गेज होते हैं, वो कौन से हैं? पाइपलाइन से क्या अभिप्राय है? परिवहन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, ये ध्यान रखना, आपको याद करना है। पूर्व पश्चिम गलियारा भी याद करना है। ये भी याद करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार, ये याद करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, ये भी याद रखना है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है? ये भी याद रखना है आपको। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा गया है परिवहन और संचार को? पाइपलाइन का महत्व, जन संचार के कौन कौन से साधन होते हैं? सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे अब हम। बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है। श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंहलियों की कुल जो आबादी है वो कितने प्रतिशत है? तो ये मोस्ट नहीं है। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में हुआ। मोस्ट है। लेबनान की राजधानी क्या है? रूस में कुछ नए कानून, ये भी नहीं है। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा 1956। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का प्रतिशत, ये भी मोस्ट नहीं है। श्रीलंका में तमिलों की संख्या कुल आबादी, ये भी नहीं है। बेल्जियम, ये भी नहीं है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी जगह है? बेलारूस। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इनके दो समुदायों के बीच समान प्रतिनिधित्व है। पार्टियों की सत्ता के लिए आपस में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। शासन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? शासन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? देश के अंदर हिंसा हो जाए, आपस में 2 समुदाय या 2 जातियों के बीच हो तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। श्रीलंका का देख ही लिया हमने, मोस्ट है। सत्ता की साझेदारी के नैतिक तर्क, बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हैं आप? ये मोस्ट है। वैध सरकार किसे माना जाता है? ये भी मोस्ट है। सत्ता के बंटवारे के लिए ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सत्ता के किस प्रकार के बंटवारे को? तो जब हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच बांटते हैं तो उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं? इस चैप्टर से आपके 3 मार्क्स का आएगा। तो संघ सरकार से आप क्या समझते हैं? ये याद करें। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और सत्ता की साझेदारी किन स्तरों पे हो सकती है? श्रीलंका और श्रीलंका की जो जातीय संघर्ष है उसको, और ये याद करने आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का प्रश्न हमारे यहाँ से आएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण देते हुए
तो सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो समाज के सभी वर्गों को अपनी भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिलेगा। और सब जब एक ही प्रकार एक ही वर्ग के लोगों की सरकार होगी तो मनमर्जी करेगी। जैसे श्रीलंका में सिंहली लोगों को सभी अधिकार मिले हुए, लेकिन वहाँ के तमिलों को कोई अधिकार नहीं मिला, तो वहाँ विवाद होता रहा, संघर्ष होता रहा, गृह युद्ध की चपेट में श्रीलंका रहा और लिट्टे जैसा आतंकवादी ग्रुप भी वहाँ बना। प्रजातंत्र ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर वाला भी ध्यान रखना है। सत्ता की साझेदारी भारत में किस प्रकार से, तो भारत में 3 भागों में बटी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच। संघवाद, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया हुआ है, तो 22 भाषाएं शामिल हैं, भारत में मोस्ट है। भारत में विकेंद्रीकरण की दशा में महत्वपूर्ण कदम कब उठाया गया? 1992 में। विदेशी मामले की सूची में है, संघ सूची में, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने। राज्य सूची में शामिल विषय है, तो राज्य सूची में कौन सा है? शिक्षा है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कौन सा होगा? 1992 में उठाया गया। निम्न में कौन सी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली? तो राजस्थानी को नहीं मिली है। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3 यानी 33%। सन 1947 में भारत में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी, यानी भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में। संघीय शासन व्यवस्था संघात्मक ठीक उल्टा होता है, एकात्मक व्यवस्था से संघीय व्यवस्था एकदम उल्टी होती है। नए राज्य बनाने के लिए पुराने राज्यों की सीमा बदली जा सकती है। राजभाषा के रूप में हिंदी को हमने क्या दिया? बढ़ावा दिया। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा, राज्य सूची मोस्ट है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके आपको 2-2 4-4 विषय याद होने चाहिए। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता एक जगह होगी तो वो केंद्रित हो जाएगी, लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो विकेंद्रीकृत होगी, बटी हुई होगी, तो समाज के सभी वर्गों को वहाँ भाग लेने का मौका मिलेगा। संघीय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में जो बंटवारा होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। इस चैप्टर से ये सभी प्रश्न मोस्ट है, सबको याद करना है, और इससे 3 नंबर वाला प्रश्न हमारे आने वाला है, वो याद करें। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, महिलाओं की साक्षरता के जो वर्तमान प्रतिशत है वो कितना है? तो महिलाओं की साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 54 है। हमारे देश में लिंगानुपात है वो क्या है? 2019 में सांसदों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 2019 में लगभग 14% के करीब है, 14 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है वो कितना है? 2011 हिंदुओं की आबादी। तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? तो ये पंचायती राज में की गई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के क्या किए जाते हैं? भेदभाव किए जाते हैं। भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ बेटे की चाह होती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के खास तौर पर असुरक्षित हैं। समस्याएं तब शुरू होती हैं जब धर्म राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप। लिंगानुपात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिंगानुपात 2011 के ये नहीं है। वोट बैंक,
राजनीतिक दल। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। काशीराम इसके संस्थापक थे। 2019 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 2019 में राष्ट्रीय दल। ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी का निर्माण कब हुआ था? 1998 में। देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? राज्य निर्वाचन आयोग में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। राजनीतिक दल कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? तो राजनीतिक दल के प्रमुख जो हिस्से होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन, जनसंघ का गठन। जनसंघ का गठन 1951 में। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक समग्र मानवता। राजनीतिक दल को सरकार बनाता है क्या कहलाता है? जो दल है सरकार बनाता है वो सत्ताधारी दल कहलाता है। कौन सा दल कहलाएगा? सत्ताधारी। और जो दल सरकार नहीं बना पाता और सबसे बड़ा होता है वो कहलाता है विपक्षी दल। तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। एक ही पक्ष हावी हो जाएगा तो फिर लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव लड़ने और सरकार सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहेंगे? सत्ताधारी दल। राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आप याद करें। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े फैसलों के मामले में राजनेता भाग लेते हैं। राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? तो एक समूह है जो राष्ट्रीय हित में कार्य करे और सरकार बनाए। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल ऊपर हमने देख लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपको। राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग में होता है। 4 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय पार्टियां आपके से क्षेत्रीय पार्टियों के नाम लिखिए। क्षेत्रीय पार्टियों से क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्षेत्रीय पार्टियां जो किसी राज्य स्तर पे या किसी क्षेत्र विशेष पे चुनाव लड़े और वहीं सरकार बनाए तो उन्हें कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां। डीएमके, अन्ना डीएमके, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस नहीं, तेलुगु देशम, ये सब पार्टियां क्षेत्रीय हैं। चुनाव हारने वाले दल की क्या भूमिका होती है? विपक्षी दल होता है चुनाव हारने वाला दल। अमेरिका और ब्रिटेन में कितने दल हैं? द्विदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ये ध्यान रखें। तो बहुदलीय व्यवस्था कौन सी होती है? जहां 2 से अधिक दल हों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में कौन सी दल है? यही दलीय व्यवस्था है। राष्ट्रीय दल की मान्यता के मापदंड क्या है? ये भी याद रखना है आपको। राजनीतिक दल के कार्य वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक दलों के कार्य आपको याद रखने। शासक दल से आप क्या समझते हैं? जो सत्ता में होता है, कम्युनिस्ट है, ये नहीं है, रहने दें। लोकतंत्र के परिणाम, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों की सम्मान की बात करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता की बात करती। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन होता है उसे कहते हैं लोकतंत्र सामान्य भाषा में। प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? लोकतंत्र के गुण बताने, कोई एक गुण। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश बताने, संविधान, बहुमत का शासन। लोकतंत्र की सफलता के सुझाव, ये भी बताना। पारदर्शी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र एक वैध व्यवस्था, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। अब जो अपनी अगली बुक है विकास वाली, आर्थिक विकास की समझ, अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय कौन सी होती है? तो देश की कुल जनसंख्या में जब देश की आय का भाग दिया जाता है तो क्या निकल कर आ जाता है? प्रति व्यक्ति आय। इसका सूत्र है, याद कर लें। आर्थिक सर्वेक्षण, ये मोस्ट नहीं है।
किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उस वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, साक्षरता की स्थिति क्या है, वो तो उपयुक्त सभी के आधार पर की जाती है। निम्न में पड़ोसी देशों में ये मोस्ट नहीं है। औसत आय को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन है और विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया? साक्षरता से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मोस्ट है। शिशु मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? ये भी मोस्ट है। औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है? सूत्र आपने ऊपर देखा किस कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें किसका भाग दिया जाता है, ये आप सूत्र याद कर लें। ये भी मोस्ट है। मानव विकास सूचकांक मोस्ट है। इसका महत्व क्या है, इसके मापदंड हैं वो 3 वो आपको याद रखने हैं। निबंधात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस चैप्टर से हमारे 3 मार्क्स का आएगा, तो उसको भी देखेंगे। वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे। कौन सा विकास सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता? तो डेयरी, परिवहन, भंडारण, संचार, ये सेवा क्षेत्र का नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का है। सकल घरेलू उत्पाद, भारत में सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का रोजगार क्षेत्र वाला कौन सा है? तो वो है कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है लोगों को, यानी ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी। तृतीयक क्षेत्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। रोजगार के घटते अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नरेगा, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम कब लागू, कितने रोजगार में, ये नरेगा याद कर लें। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक वाले कृषि क्षेत्रक की 2 समस्या, सेवा क्षेत्रक के उदाहरण देने, औद्योगिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की गतिविधि बतानी। ग्रामीण क्षेत्र कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? संगठित मोस्ट इम्पोर्टेंट। संगठित और असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत का तृतीय क्षेत्रक है वो क्यों महत्वपूर्ण बनता जा रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो ज़्यादातर लोग रोजगार में लगे हुए हैं, तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी ये भी मोस्ट है। समस्या असंगठित क्षेत्र की समस्याएं, उस आप संगठित और असंगठित में अंतर याद करें तभी याद कर लें। ये भी नरेगा वाला। मुद्रा और साख, इस चैप्टर से 4 नंबर का प्रश्न आएगा अपने। बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? बैंक, सहकारी समितियां, ये होते हैं औपचारिक स्रोत, शामिल नहीं है। तो व्यवसायिक बैंक तो है, सहकारी समिति भी है, ग्रामीण बैंक भी है, नियोक्ता नहीं है। उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है वो कौन सा है? स्वयं सहायता समूह। जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के, ये रहने दें, मोस्ट नहीं है अपना। उच्च ब्याज दर पे लागत और ऋण का बोझ बढ़ाती है। उच्च ब्याज दर होती है वो क्या लागत और ऋण का बोझ बढ़ा देती है। जमाओं पे ऋण, ये भी ठीक है। मुद्रा स्टॉक,
जनता और के पास करेंसी के रूप में होता है, ये भी ठीक है। भारत की करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? मोस्ट है। भारतीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? आपको बताइए। रुपए। मुद्रा के कोई दो आधुनिक रूप, ये भी मोस्ट है। अब हम इस पे ध्यान देना है, स्वयं सहायता समूह वाले। ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक जो ऋण के स्रोत हैं उनको विस्तार क्यों आवश्यक है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग अपने मित्र, साहूकार, सेठ साहूकारों से लेते हैं, तो वो उच्च ब्याज दर पे लेते हैं और उनकी शर्तें हैं वो बड़ी कठोर होती हैं। तो इसलिए औपचारिक स्रोत यानी बैंक और सहकारी समितियों द्वारा ऋण लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों का शोषण कम हो। तो ये आपको ऋण उल्लेख करते हुए ये भी याद करना है। स्वयं सहायता समूह के बारे में अच्छी तरीके से आप याद कर लें। औपचारिक और अनौपचारिक जो साख के स्रोत हैं वो भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और बैंकों की जो कार्य प्रणाली है वो भी याद करें। बैंक किस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, क्या कार्य प्रणाली होती है उनकी, वो याद करें। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, किसी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, कारण है, वो कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। और कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की नहीं है? इसमें से देखें आप, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी कौन सी है? फोर्ड मोटर वाली। कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम है? परिणाम बताना है कौन सा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? व्यापार अवरोधक, आयात पर कर होता है उसको क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधक। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, WTO के। भारत में सन 1991 के बाद उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई थी। विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? आयात शुल्क पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? विश्व व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही नियंत्रित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? WTO का पूरा नाम क्या है? मोस्ट है। किन्हीं 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। सर्वोच्च जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वैश्वीकरण। कोटा से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? निवेश से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखने। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो इस चैप्टर से हमें निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं करने। उपभोक्ता के अधिकार। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। कौन सा तंत्र नहीं है? तहसीलवाड़ा नहीं है। वस्तु और सेवाओं के लिए मानक प्रदान कौन करता है? वस्तु और सेवाओं के लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो। असंगत को पृथक करना है तो असंगत में हो जाएगा न्यूनतम खुदरा मूल्य, ये नहीं है। बाजार से हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। हम उत्पादन भी करते हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं, इसलिए हम उपभोक्ता भी हैं। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण होता है। 1960 का दशक उपभोक्ता आंदोलन का उदय का माना जाता है। 1985 में राष्ट्रीय उपभोक्ता निर्देश अपनाए थे। कोपरा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोपरा से आप क्या समझते हैं? सूचना अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में लागू बनाया गया था अधिकार अधिनियम। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हॉलमार्क क्या होता है? सोने पे जब मार्क लगाया जाता है उसकी गुणवत्ता के लिए उसको क्या कहते हैं? हॉलमार्क। एग मार्क्स क्या होता है? खाने की वस्तुओं पे जो लगा रहता है उसको कहते हैं, यानी खाने की वस्तुओं की जो क्वालिटी को दर्शाता है उस मार्का को क्या कहते हैं? एग मार्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता के विवादों के निपटारे के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था कौन कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। उपभोक्ता आंदोलन के कोई 4 कारण बताने हैं आपको। RTI क्या है? क्षतिपूर्ति निवारण। लोगो क्या होता है? उपभोक्ता जागरूक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए?
किन कारणों किस वजह से उपभोक्ता का शोषण होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उपभोक्ता के कौन से कर्तव्य हैं, जागरूकता मतलब कर्तव्य। कोई 5 अधिकारों का उल्लेख। यह आपके नमूना प्रश्न पत्र, आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा। तो 3 घंटे 3.25 घंटे का टाइम होगा, 80 का पूर्णांक होगा, कुछ आपके लिए निर्देश होंगे और ये आपके लिए मॉडल पेपर होगा जिसको आप देख पा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि आपके आंसर सहित ये पेपर दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी नंबर अब कटेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए शेखावाटी मिशन पूरा करवा दिया, प्रश्न बंक करवा दिया। अब आपने अगर धैर्य से, सहजता के साथ, पूरे फोकस के साथ याद नहीं किया तो वो आपकी कमी है। मेरे द्वारा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो 2 मॉडल पेपर अपने आंसर सहित हैं, इनको याद कर लिया, शेखावाटी मिशन को याद कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि अब आपका जो पेपर है वो आपको दिलाएगा 100 में से 100। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक खुद भी आगे बढ़ें और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाने में मदद करें। इसी भाव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी में। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।